देखिए, अगर हम बात कर लें तो भोजन का अवशोषण कहाँ होता है ना। तो भोजन या कहें जल का अवशोषण, तो भोजन या जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। भोजन या जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो भोजन या जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। कुल मिलाकर जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। देखिए, पाचन का सीक्वेंस याद कर लीजिए, कहाँ कहाँ पे खाना पचता है। तो खाना मुंह से शुरुआत होता है, मुंह से पेट की में जाता है, पेट बोले तो आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, है ना। लेकिन मेन क्या है, माउथ, आमाशय, फिर छोटी आंत। आप बात कर लें मुगुआ की, मुगुआ में देखिए 3 चीज़ होती है, दांत होते हैं, जीभ होते हैं, लार होते हैं। देखिए, मानव हेट्रोडोंट प्राणी है। मानव जो है हेट्रोडोंट, मानव जो है हेट्रोडोंट मतलब कि कई प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जो आगे वाले होते हैं, जो आगे वाले 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, है ना। इन्हें कहते हैं इंसीजर। जो आगे वाले 4 दांत होते हैं उन्हें कहते हैं इंसीजर, या हिंदी में क्या कहते हैं, कृदंत। इंसीजर या हिंदी में कृदंत कहते हैं। और कृदंत का मतलब क्या होता है, काटने के काम। और किसी चीज़ कोई अगर व्यक्ति काट लेता है तुरंत, तो वो उसकी इंसीजर हटा दिए तो वो काट नहीं पाएगा, है ना। तो काटने का काम कौन करता है, इंसीजर या कृदंत। फिर उसके बाद ये मतलब एक सीक्वेंस ही है। उसके बाद आता है केनाइन। क्या होता है, केनाइन होता है जो मतलब राक्षस के अगल बगल जो आप देखते हैं, है ना, राक्षस अगल बगल साइड ऐसे निकले रहते हैं, कुत्ते की तरह निकले रहते हैं, है ना। तो एक तरीके से केनाइन है। तो इंसीजर के बाद केनाइन है। केनाइन ये फाड़ने, जो शेर की निकली रहती है साइड में ऐसे, तो ये केनाइन ये फाड़ने के काम आते हैं। ये अगल भोजन को फाड़ने में काम आता है ना। ये राक्षस के बाहर निकले, ये मांसाहारी एक तरीके से जीवों की पहचान होती है केनाइन। उसके बाद केनाइन का क्या आता है, प्रीमोलर। प्रीमोलर आता है। फिर इसके बाद क्या होता है, मोलर होता है। प्रीमोलर मतलब अग्र चावड़क, मोलर मतलब चावड़क। प्रीमोलर में क्या होता है, अग्र चावड़क, और मोलर में क्या होता है, चावड़क। तो ये दोनों काम क्या होता है, भोजन को पीसने के काम आते हैं। मनुष्य में दंड सूत्र क्या होता है, 21 23 21 23 21 23 21 होता है ना। तो यहाँ पे कर लिए हम 3 2 5 6 2 8 दूनी 16, 3 2 5 6 2 8 दूनी 16, 16 32 होगा। लेकिन अगर ये तो 18 साल के बाद लें, कोई आपसे पूछे कि 18 साल से पहले कितना वो क्या होता है, तो 18 साल से पहले 28 ही दांत होते हैं, है ना। 18 साल से पहले 28 ही दांत होते हैं। 28 साल और 18 साल के बाद 4 दांत और जाम आते हैं। मतलब 18 साल से पहले 18, देखिए यहाँ पे लिखा गया 18 साल के बाद 32 दांत होते हैं, लेकिन 18 साल से पहले जो है 28 दांत होते हैं। तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, 21 22। 18 साल से पहले मतलब बच्चे की अवस्था में जो क्रम क्या होता है, 21 22 होता है। और 18 साल के बाद क्या हो जाता है, तो 21 23 हो जाएगा। 18 साल से पहले 21 22 और 18 साल के बाद 21 23। तो जब 18 साल का हो, पहले तो 28 होगा, तो 4 वो कम रहते हैं। जो लास्ट वाले होते हैं 4 मोलर, इनको कहते हैं अग्लदाड़, है ना। लास्ट वाले जो दंत होते हैं अग्लदाड़, ये मोलर 4 दांत होते हैं, 2 ऊपर और दो ऊपर 2 नीचे। ये एक तरीके से हमारे अवशेषी अंग हैं। हो गई। अब बात कर लें कि देखिए लिखा कि तीसरे मोलर वर्ष 20 वर्ष की आयु में निकलते हैं, जिन्हें बुद्धि दंत या अक्ल दंत कहते हैं। मतलब जो पहले 28 दांत थे, उसके बाद तीसरे 2 मोलर लगभग 20 वर्ष की आयु में निकलते हैं, जिन्हें बुद्धि दंत या अक्लदाड़ भी कहते हैं, है ना। देखिए, तीसरे मोलर शरीर में अवशेषी अंगों में शामिल किए जाते हैं। दांत के देखिए ऊपरी परत को इनेमल कहते हैं, जो शरीर का सबसे कठोरतम भाग होते हैं, है ना। अगर हम बात करें कि शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी क्या है, तो सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की है। और अगर पूछे कि शरीर का सबसे मजबूत भाग क्या है, तो सबसे मजबूत भाग दांतों के ऊपर पाई वाली परत को इनेमल कहते हैं। तो जो इनेमल होता है ये किससे बना होता है, तो यह भाग कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा, मतलब कैल्शियम फास्फेट से भी और कैल्शियम कार्बोनेट से भी, तो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा बना होता है, तथा फ्लोरीन तत्व इसे मजबूती प्रदान करता है।
दांत की ऊपरी जो परत को इनेमल कहते हैं, ये सबसे कठोरता में होता है। यह जो भाग जो इनेमल होता है किससे बनता है? जो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट बना होता है तथा यह फ्लोरीन जो है इस तत्व को मजबूती प्रदान करता है। अगर हम बात कर लें कि फ्लोरीन देखिए हमको किससे मिलता है, तो हमको चाय पानी से हमको जो है फ्लोरीन लगभग मिल जाता है ना। अगर हम ये कहें कि कहाँ पर, देखिए जल का दोहन अत्यधिक होने से मतलब कि जो लोग रोड पर पानी को फालतू धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, तो पानी के वेस्ट कर रहे हैं, तो जल का अधिक दोहन हो वजह से महाराष्ट्र में फ्लोरीन की समस्या बात हो रही है। और सांख्या या आर्सेनिक की बात कहाँ पे चल रही है, तो वो सबसे ज़्यादा हो रही है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद कहाँ पे आ रही है बात? बिहार में आ रही है। आइए हम ये पढ़ लेते हैं कि जीव के बारे में कौन सा स्रोत कहाँ मिलता है। देखिए आपको ये ट्री याद करना है। देखिए एक लड़की मीना है, मीना नमकीन जो है खट्टा मीठा नहीं खाएगी, मीना नमकीन खट्टा कड़वा खाएगी, है ना। आप उधर रहना कि जैसे नमकीन आता है, खट्टा मीठा नमकीन आता है, तो खट्टा मीठा की जगह पे आपको कहना है कड़वा। मीना, एक लड़की मीना है, वह नमकीन खट्टा कड़वा खाएगी। देखिए मीना से आपको क्या रखना है? मीठा। अग्रभाग पर जो है क्या मिलता है? हमको मीठा मिलता है। अगर हमको मीठा मिलता है फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सब डायग्राम बना हुआ है। अग्रभाग पे मीठा, फिर क्या आता है? नमकीन। तो अग्रभाग पे मीठा पे अग्र पार्श्व, अग्र का मतलब आगे, पार्श्व का मतलब किनारे, आगे ही जो किनारे जो है जहाँ पे क्या मिलता है? नमकीन है, यहाँ पे नमकीन मिल गया। फिर क्या है? खट्टा है, फिर जो यहाँ पे मिल गया ये साइड में बीच में खट्टा आ गया। ये क्या है? ये पार्श्व भाग है, मतलब ये अग्रभाग है, ये पार्श्व भाग है, अग्रभाग। फिर साइड में तो अग्र पार्श्व, और आगे के पीछे क्या होगा? मतलब बीच में क्या होगा? तो पार्श्व भाग, अग्रभाग हो गया। तो क्या? अग्र पार्श्व, अग्रभाग, अग्र पार्श्व, फिर पार्श्व भाग आएगा, है ना। और ये अग्रभाग है तो ये पार्श्व भाग होगा। तो पहुँचे थे हम पार्श्व भाग, अग्र पार्श्व था, फिर पार्श्व भाग क्या आ गया? खट्टा आ गया। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? कड़वा होगा। सबसे जो लास्ट वाला है वो क्या दिखाएगा? वो कड़वा को दिखाएगा, है ना। सबसे यहाँ पे क्या दिखाएगा? कड़वा को दिखाएगा। तो अब जान गए मीना से आप ये रखना है मीठा, मीठा, नमकीन से नमकीन, खट्टा से खट्टा, कड़वा से कड़वा, मीठा नमकीन खट्टा कड़वा। अगर हम बात कर लें कि जीभ की सतह पर, देखिए जीभ सब पता स्वाद के काम आता है। जीभ की सतह पर इब्नस ग्रंथि पाई थी। जीभ की सतह पर इब्नर्स, ये लिखा है, जीभ की सतह पर इब्नर्स ग्रंथि पाई जाती है जो लिंगुअल लाइपेज या लाइपेज का श्रावण करती है। देखिए अगर बात कर ले हम लार के बारे में, तो लार में देखिए 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं। 3 मुख्य गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि अर्थात कुल 6 ग्रंथि पाई जाती हैं, जो पूरे दिन में लगभग 1.6 लीटर लार का श्रावण करते हुए निकालती हैं। हमारे लार का pH मान कितना होता है? तो हमारे लार का pH मान 6.8 होता है। लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। तो हम बात करें टाइलिन, तो टाइलिन क्या? देखिए टाइलिन एक प्रकार का एमाइलेज है, मतलब टाइलिन एक प्रकार का एमाइलेज है ना। टाइलिन क्या है? एक प्रकार का एमाइलेज है। और वैसे बात करें एमाइलेज से काम क्या होता है? तो एमाइलेज स्टार्च को हिंदी में कहते हैं मंड। तो एमाइलेज स्टार्च को हिंदी में कहते हैं मंड कहते हैं। तो एमाइलेज स्टार्च या मंड का पाचन करता है। तो जब एमाइलेज के अंतर्गत टाइलिन आता है तो टाइलिन भी स्टार्च या मंड का पाचन करेगा। और पौधों में संचित भोजन मंड के रूप में होता है, ना। तो देखिए टाइलिन वही बात में कह रहा है कि टाइलिन किसके पाचन में सहायक है? तो टाइलिन स्टार्च के पाचन में सहायक है। एमाइलेज जो होता है वो कई सारे एंजाइमों का समूह होता है। ये टाइलिन देखिए एंजाइम है, तो जो एमाइलेज होता है वो कई सारे एंजाइमों का समूह होता है। कौन? एमाइलेज। और एमाइलेज से काम क्या होता है? तो ये स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। आइए बात कर लेते हैं लाइसोजाइम के बारे में।
तो लाइसोजाइम यह हमारे आंसू, पसीना, लार में पाया जाने वाला पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करता है या नष्ट करता है। लाइसोजाइम, है ना। लाइसोजाइम जो पसीना, लार में पाया जाने पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करता है। बात करें नोट, देखिए मेढक और व्हेल मछली में लार ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं, अर्थात डायरेक्ट खाना जैसे खाते तुरंत अंदर कर लेते हैं, हम लोग चबलाते नहीं हैं। तो मेढक देखिए आपको, मेढक और लोहे में सीधे अंदर खा लेते हैं, जिसमें लार ग्रंथि नहीं पाए थे। और घोड़े में पित्ताशय नहीं पाया था। अगर बात कर ले नोट करके, लाइसोजाइम तथा थायोसाइनेट दोनों लार में पाए जाने वाले अवयव हैं। लाइसोजाइम तथा थायोसाइनेट दोनों लार में पाए जाने वाले अवयव हैं जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। जानवरों के लार में ये जो थायोसाइनेट की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण वो अपना घाव चाट कर सही कर लेते हैं। अगर आगे चल लेते हैं सीक्वेंस में, आमाशय, आमाशय को कहते हैं स्टोमक या पेट, है ना। देखिए भोजन कहाँ से कहाँ जाते हैं, भोजन तो मुख गुहा से ग्रसनी से ग्रसनाल, मुख गुहा से ग्रसनी से ग्रसनाल, ग्रसनाल से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत फिर बड़ी आंत। तो आमाशय हमारे जो आमाशय होता है, इसकी बात अब हम पूरी बात पढ़ने वाले हैं। तो आमाशय हमारे पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग होता है। अगर बात कोई पूछे कि हमारे पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग क्या होता है, तो सबसे चौड़ा भाग क्या होता है, आमाशय होता है। और पूछे कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग, तो लंबा भाग होता है छोटी आंत। इसकी लंबाई क्या होती है, 15 से 16 फीट होती है। तो सबसे चौड़ा भाग आमाशय, उस लंबा भाग छोटी आंत होता है। देखिए हमारे आमाशय के 3 भाग होते हैं। कार्डिक, कार्डिक इसका नाम देखिए इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जो इसका सबसे ऊपर है कार्डिक है, फिर बीच में फंडिक है, फिर नीचे क्या है, पाइलोरिक। ऊपर कार्डिक इसलिए क्योंकि इसका थोड़ा सा संपर्क है हृदय से, इसलिए कार्डिक के बीच में फंडिक हो गया, और नीचे है पाइलोरिक। तो जो है ना, ये जो है ये छोटी आंत, ये छोटी आंत के देखिए 3 भाग होते हैं। ये छोटी आंत नहीं, सॉरी, ये जो है ये किसके भाग है, ये हमारे आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। सबसे नीचे पाइलोरिक होता है। तो सबसे नीचे से यहाँ से हमारी कमान कुंचन गति शुरुआत होती है ना। और ये मैंने बताया कि आमाशय के बाद क्या आता है, देखिए ये भी था आपका, आमाशय के बाद छोटी आंत होता है। तो जो पाइलोरिक सबसे नीचे वाला भाग है, तो इससे क्या जुड़ा होता है, भाग से छोटी आंत जुड़ी होती है, मतलब छोटी आंत जो है इसी से जुड़ी होती है, जिससे कि हृदय जैसे कार्डिक जुड़ा होता है, उसी तरह पाइलोरिक से हमारी भाग छोटियाँ जुड़ी होती हैं। तो जिसमें नीचे होता है, यहाँ से हमारी कमानुकुंचन गति शुरुआत होती है। तो कमानुकुंचन गति पाइलोरिक में शुरू होने से भोजन का लुगदी के रूप में निर्माण होता है। कहने का मतलब कायम का निर्माण होता है। तो कोई पूछे कायम का निर्माण कहाँ होता है, तो कायम का निर्माण हमारे आमाशय में ही तो होता है ना। फिर उसके बाद बीच में देखिए लिखा है खाना ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर आता है, ऊपर की ओर हो जाता है बीच बीच में। तो कोई आपसे पूछे कि कमानुकुंचन की गति कहाँ होती है, तो तुम जानते हैं कमानुकुंचन की गति आमाशय में होती है, और आमाशय में कहाँ होती है, तो पाइलोरिक में होती है ना। कमानुकुंचन की गति कोई पूछे तो कहाँ होती, तो आमाशय में कहो या पाइलोरिक में कहो, है ना। या कायम का निर्माण कहाँ होता है, तो चाहे आमाशय में अंतर्गत पढ़े, आमाशय कहो चाहे पाइलोरिक कहो। ये जो आमाशय है, आमाशय की सतह पर जठर ग्रंथियाँ या जठर गैस्ट्रिक, देखिए आमाशय की सतह पर जठर ग्रंथियाँ, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जठर को इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक, और ग्रंथि कहते हैं ग्लैंड्स। तो जठर को बोलते हैं गैस्ट्रिक, का से कबूतर वाला बोल हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथियाँ। तो आमाशय की सतह पर जठर ग्रंथियाँ होती हैं। जठर ग्रंथियाँ या गैस्ट्रिक ग्लैंड से, जठर ग्रंथियाँ से जठर रस स्रावित होता है या गैस्ट्रिक जूस मिलता है ना। गैस्ट्रिक जूस जो है, अगर कोई आपसे पूछे कि जठर ग्रंथियाँ या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपको पता कि मैंने बताया आपको कि आमाशय में पाया जाता है। और आपसे पूछे कि जठर रस या गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस, ये दोनों आमाशय में पाए जाते हैं, है ना, इनसे स्रावित होता है। अगर कोई पूछे गैस्ट्रिन जूस, तो गैस्ट्रिन आ गया, ये अग्नाशय से स्रावित होता है ना। गैस्ट्रिन जो है अग्नाशय से, और गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक जूस जो है ये हमारे आमाशय से निकलता है। तो हम पहुंच चुके थे आमाशय तक। तो गैस्ट्रिक ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड से हम है ना, से हमको क्या जठर रस निकलता है,
और जठर रस है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में होता क्या है, तो जूस जानते हैं आप कई चीज़ से मिलकर बनता है। तो जूस में क्या होता है, HCl होता है, पेप्सिन होता है और रेनिन होता है। ये पाचक एंजाइम, ये एक तरीके से क्या है, तो ये जो है HCl, पेप्सिन, रेनिन, ये सब क्या है, HCl, पेप्सिन, रेनिन हमारे पाचक एंजाइम हैं। आपसे पूछे तो आप जानते हैं कि अम्लीय में देखिए अम्ल जो होता है उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन एकमात्र HCl है जो इस अम्ल है, HCl जानते हैं अम्ल है पहली बात, और इसमें जो है ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है ना, HCl में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। अगर बात कर ले गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन देखिए हार्मोन है, और गैस्ट्रिक जो है क्या है, ये सब एंजाइम है ना। गैस्ट्रिन जो है हार्मोन है ना। और आपको बता दें कि हार्मोन का काम क्या होता है, हार्मोन का काम होता है संदेश को भेजना कि किसी व्यक्ति से हमको मार खाना है या भागना, ये सब संदेश जो है मैसेंजर का काम हमारा हार्मोन करता है। यह हार्मोन के तरीके से काम होता है कि क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य है ना। देखिए प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो प्रोटीन का पाचन हमारे आमाशय में होता है ना। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, इसमें जिससे बताया हमको कि ये सब क्या है, ये सब प्रोटीन पाचक एंजाइम है, HCl, पेप्सिन, रेनिन है ना। इसे यहाँ पे लिखा देखिए गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या आता है, तो HCl, पेप्सिन, रेनिन आता है, और उसमें भी HCl का काम आ गया, क्या करता है, ये जो है भोजन को अम्लीय बनाता है। देखिए गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ आता है, HCl, पेप्सिन, रेनिन। तो HCl का काम होता है भोजन को अम्ल, चूँकि अम्ल है तो इसका काम अम्लीय करेगी, तो भोजन को जो गंदगी आ चुकी है उसको अम्लीय कर देगा, अम्ल बना देगा, जिससे जीवाणु नष्ट हो जाए। उसके बाद बचा पेप्सिन, रेनिन। तो ये हमारे देखिए प्रोटीन पाचक एंजाइम है ना। प्रोटीन पाचक एंजाइम आपको पता हो गया। जैसे कि हमने बताया भी कि पेप्सिन और रेनिन ये सब क्या है, तो ये पाचक एंजाइम है। मतलब यहाँ पे लिखना चाहिए हमको कि प्रोटीन पाचक एंजाइम है। प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन से, पेप्सिन और रेनिन है। आपसे कोई पूछे कि जैसे भोजन का पाचन कहाँ शुरुआत होता है, तो भोजन का पाचन जो है मुख गुहा से शुरुआत होता है। उसी तरह कोई पूछे आपसे कि प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरुआत होता है, तो प्रोटीन का पाचन देखिए आमाशय में शुरुआत होता है ना। जिससे आमाशय में क्यों शुरुआत होता है, क्योंकि आमाशय में ही हमारे प्रोटीन पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। अगर हम बात कर लें कि आमाशय में HCl का स्रावण, तो आमाशय में HCl का स्रावण पैराटाइल सेल माने कोशिका, CELL। आमाशय में जो है HCl का स्रावण कौन करता है, तो कौन सी कोशिका करती है, तो आमाशय में HCl का जो स्रावण है वो पैराइटल। आमाशय में HCl का स्रावण आमाशय में HCl का स्रावण पैराइटल सेल या कोशिका करती हैं। आमाशय में भोजन के साथ HCl मिलने के कारण भोजन अम्लीय हो जाती है, और इस माध्यम में पेप्सिन तथा रेनिन प्रोटीन पाचक एंजाइम कार्य करते हैं। जब देखिए HCl भोजन अम्लीय होगा तभी पेप्सिन और रेनिन अपने प्रोटीन पाचक एंजाइम कार्य करते हैं। देखिए जब पेप्सिनोजन होता है, मतलब पेप्सिनोजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोपेप्सिन। पेप्सिनोजन को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग प्रोपेप्सिन। तो जब प्रोपेप्सिन या पेप्सिनोजन में जब HCl मिलता है तो वह प्रोपेप्सिन से एक्टिव पेप्सिन बनता है। प्रोपेप्सिन से एक्टिव पेप्सिन कब बनता है, जब उससे HCl मिलता है। एक्टिव पेप्सिन या मतलब सक्रिय पेप्सिन, तो ये जो है प्रोटीन के पाचन में सहायक होती है। तो ये प्रोटीन का पाचन कैसे करती है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होती है, कहने का मतलब ये कि पेप्टाइड बंधों में तोड़ता है। तो पेप्टाइड बंध क्या होता है, तो जो प्रोटीन होते हैं ये अमीनो अम्ल से बने होते हैं। प्रोटीन जो है क्या होता है, ये अमीनो अम्ल से बने होते हैं, है ना। तो अमीनो अम्ल प्रोटीन जो है क्या होता है वो, तो जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे किससे बने होते हैं, प्रोटीन जो है हमारे अमीनो अम्ल से बने होते हैं। जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे अमीनो अम्ल से बने होते हैं, और कई सारे अमीनो अम्ल एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से बने होते हैं, है ना। कई सारे अमीनो अम्ल एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से बने होते हैं। देखिए पेप्टाइड है ना। अगर बात कर ले कि हम, और आपको बता दें हम कि देखिए हमारे शरीर में अमीनो अम्ल संख्या कितनी, हमारे शरीर में प्रोटीन और विटामिन संख्या तो बहुत है, लेकिन 20 ही अमीनो अम्ल हैं, जिनमें 10 हमारे शरीर में पाए जाते हैं, और 10 केवल अमीनो अम्ल हमको बाहर भोजन से प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है। देखिए एक स्वस्थ महिला को दूध स्तन वाले को केवल 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जब बल्कि स्वस्थ व्यक्ति को 40 से 50 ग्राम की आवश्यकता होती है।
देखिए पेप्टाइड बांध प्रोटीन में पाया जाता है। वो तो बात है ही कि पेप्टाइड बांध कहाँ पाया जाता है, तो आपसे कहे तो पेप्टाइड बांध जो है प्रोटीन में पाया जाता है ना। और प्रोटीन का पाचन जो है पेप्सिन करता है। क्या करता है कि प्रोटीन का पाचन जो है क्या करता है, वही बताया मैंने, पेप्सिन और यहाँ पर लिखा था हमने ना कि प्रोटीन का पाचन जो है पेप्सिन करता है। देखिए वैसे अगर दूध की बात कर ले हम, है ना, अगर बात कर ले कि हम आमाशय में गैस्ट्रिक, अभी नाम नहीं का गैस्ट्रिक कहा है ना, तो आमाशय में गैस्ट्रिक या जठर, गैस्ट्रिक को क्या कहते हैं हिंदी में, जठर। तो आमाशय में गैस्ट्रिक लाइपेज या जठर लाइपेज पाया जाता है, जो वसा मतलब फैट वसा पाचक एंजाइम है। वसा पाचक एंजाइम क्या है ना, गैस्ट्रिक लाइपेज यह प्रमुख रूप से ट्राइग्लिसराइड अणुओं को तोड़ता है ना, ट्राइग्लिसराइड अणुओं को तोड़ता है। अगर कोई आपसे पूछे कि गैस्ट्रिक कहाँ से निकलता है, तो आप सब बात पढ़ रहे हैं आमाशय की, तो गैस्ट्रिक जो है सब आमाशय से ही निकलते हैं, है ना। और लाइपेज का काम क्या होता है, तो आपको पता है लाइपेज का काम होता है वसा का पाचन करना। तो गैस्ट्रिक लाइपेज का काम होता है, यह एक वसा पाचक एंजाइम है, कहने का मतलब है गैस्ट्रिक लाइपेज वसा का पाचन करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज है कि लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। गैस्ट्रिक रस, गैस्ट्रिक लाइपेज था, बात कर ले गैस्ट्रिक रस जूस, तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1 से 3 के मध्य रहता है ना। HCl के कारण अम्लीय होता है, 1 से 3 के मध्य रहता है, तो मतलब क्या अम्लीय रहता है। तो HCl के कारण जो है गैस्ट्रिक रस जो है क्या रहता है, अम्लीय। HCl के कारण गैस्ट्रिक रस जो है 1 से 3 के मध्य रहता है, मतलब अम्लीय रहता है ना। और अम्लीय रहता है लेकिन छोटी, आपको पता मैंने सेकंड बताया था कि आमाशय की बात क्या है, छोटी आँत से बड़ी आँत। तो छोटी आँत में भोजन देखिए हमको जो है क्षारीय चाहिए, अम्लीय नहीं चाहिए, है ना। आगे चल लेते हैं कि रेनिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। मैंने जैसे जानते हैं कि पेप्सिन और रेनिन, मैंने बताया आपको कि क्या प्रोटीन पाचक एंजाइम है। यहाँ पे ये देखिए लिखा है कि पेप्सिन, रेनिन में बताया था कि प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो रेनिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। रेनिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो दूध की प्रोटीन, क्या नाम है, केसीन के पाचन में सहायक है। दूध की प्रोटीन का नाम क्या है, केसीन। तो केसीन के पाचन में कौन सहायक है, रेनिन। लेकिन रेनिन ये बच्चों में पाई जाती है, लेकिन जब व्यक्ति बड़ा होता जाता है तो उसको दूध की हजम इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें रेनिन की मात्रा समाप्त होने लग जाती है। वैसे हम लोग बड़ों में जो दूध को पचाता है वो जनरली मतलब क्वेश्चन में नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं वो पेप्सिन प्रोटीन क्योंकि रेनिन पेप्सिन 2 हैं, लेकिन बच्चों में रेनिन ही दूध की प्रोटीन केसिन को पचाता है, लेकिन बड़ों में पेप्सिन पचाता है। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग अग्नाशय, क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि, है ना। आगे बात कर लेते हैं कि अग्नाशय या मिश्रित ग्रंथि। तो अग्नाशयी रस का पाचन कहाँ होता है ना। अग्नाशयी रस का अगर आपसे कोई पूछे कि देखिए अग्नाशय सिस्टम के लिए बना होता है, देखिए यहाँ पे देखिए अग्नाशय एक पत्ती के जैसे लगा होता है, और ये अग्नाशय रस केवल का काम करता है, और यहाँ पे छोटी आंत होता है। तो छोटी आंत का पहला भाग क्या होता है, ड्यूडेनम या ग्रहणी, ड्यूडेनम या ग्रहणी। तो जो आमाशय से अग्नाशय, अब बात कर लेंगे अग्नाशय, यहाँ से शुरुआत है। तो अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस का पाचन कहाँ होता है, तो अग्नाशयी रस का पाचन यहाँ से निकलता है, तो छोटी आंत में होता है ना। और श्रावण कहाँ निकलता है, श्रावण जो है अग्नाशयी रस का श्रावण ड्यूडेनम या ग्रहणी में होता है ना। अब मनुष्य को सबसे बेस्ट अंग हृदय है, यह 7,200 पंप करता है एक दिन में। अगर हम बात कर लें कि मिश्रित ग्रंथि होती हैं, देखिए अग्नाशय क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि मतलब एक अंतःस्राव ग्रंथि होंगी, एक बहिःस्राव ग्रंथि होंगी। तो देखिए अंतः मतलब जो अंदर होंगे तो उसमें कोई नलिका विहीन या डक्टलेस होंगी, है ना। अंदर होंगी तो वो सीधे रक्त में मिलेंगी, है ना। तो इनसे सभी प्रकार क्योंकि अंतः से हो गया हार्मोन, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हमको क्या निकलता है, हार्मोन मिलता है। और बहिःस्रावी ग्रंथि से मतलब बाहर तो उन्हें नलिका मतलब डक्ट पाई जाएंगी, है ना। तो बाहर से निकलेगा, तो बाहर में से क्या मतलब निकलेगा, जैसे पसीना हो गया, पसीना ग्रंथि, तेल ग्रंथि, लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, और पाचक एंजाइम आ गया, है ना। पाचक एंजाइम में जैसे क्या आ गया, गैस्ट्रिक ग्रंथि भी आ गया,
गैस्ट्रिक ग्रंथि भी है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जैसे पेप्सिन और रेनिन, ये हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तो हैं। तो बस पूछे कि तेल ग्रंथि किससे निकलती हैं? तेल ग्रंथि, दूध ग्रंथि, पसीने ग्रंथि, लार ग्रंथि, पाचक एंजाइम बोले तो या पाचक एंजाइम या कहे या बोले तो गैस्ट्रिक ग्रंथि, ये हमारी कौन सी हमारी बहिस्रावी ग्रंथि अंदर पाई जाती हैं। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि कौन से आती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि में हमें आती हैं हार्मोन्स, है ना, पदार्थों का श्रावण करती हैं। देखिए जब कोई भी चीज़ जो है पदार्थों का निकालती है तो उसे क्या कहते हैं? ग्रंथ कहते हैं, ये ग्लैंड्स कहते हैं। अगर हम बात कर लें कि यकृत के बाद, यकृत शरीर के सबसे बड़े ग्रंथि वैसे यकृत है, यकृत है नहीं, यकृत के बाद अग्नाशय हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि इसमें जो है एंजाइम और हार्मोन दोनों शायद होते हैं। अंतःस्रावी से देखिए हार्मोन निकलते हैं और बहिस्रावी से हमारे क्या निकलते हैं? बहिस्रावी से हमारे एंजाइम निकलते हैं। तो आइए पहले बात कर ले कि देखिए इतना पता होगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या स्राव होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हमें हार्मोन निकलता है और बहिस्रावी ग्रंथि से हमें क्या निकलता है? तो एंजाइम निकलता है। आइए बात कर लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि में ही लैंगरहैंस की दूबकाएँ पाई जाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि में लैंगरहैंस की क्या पाई जाती हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हमको हार्मोन निकलता है और अंतःस्रावी ग्रंथि में मतलब अंदर ही क्या पाई जाती है? लैंगरहैंस की दूबकाएँ पाई जाती हैं, है ना। तो आपसे पूछे कि लैंगरहैंस की दूबकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? तो लैंगरहैंस की दूबकाएँ चाहे आप कहो अग्नाशय, अग्नाशय ना कि आमाशय, तो लैंगरहैंस की दूबकाएँ अग्नाशय में पाई जाती हैं और उसमें कहाँ पाई जाती हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथि में पाई जाती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या लैंगरहैंस की दूबकाएँ पाई जाती हैं और लैंगरहैंस की दूबकाएँ में जो है 3 प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका। देखिए अल्फा कोशिका से कौन सा उसकी जो कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि है तो ये क्या निकालेंगे? हार्मोन निकालेंगी। तो अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन हार्मोन का स्रावण होता है। बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है ना। बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावण होता है और गामा कोशिका से सोमैटोस्टेनिन का स्रावण होता है। और जो आपको बता दें कि जो इंसुलिन यहाँ से निकलता है बीटा कोशिका से, यह हमारे इंसुलिन जो है डहेलिया के पौधे से प्राप्त किया जाता है। आइए अब बात कर लेते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि में क्या निकालती है? बहिस्रावी ग्रंथि एंजाइम निकालते हैं, है ना। बहिस्रावी ग्रंथि में से लार दुग्ध, है ना, लार ग्रंथि, तेल ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, पसीने ग्रंथि, पाचक एंजाइम में गैस्ट्रिक ग्रंथि। तो मतलब पाचक एंजाइम में ही बात हो रही है कि बहिस्रावी में पाचक एंजाइम या रस पाया जाता है ना। तो रस पाया जाता है तो रस प्रोटीन पाचक रस से एंजाइम पाया जाता है। तो मतलब इसमें एक अग्नाशयी रस का स्राव होता है। बहिस्रावी ग्रंथि में तो बात कर रहे हैं अग्नाशयी रस का स्राव होता है। तो इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.5 से 8.5, 7.5 से 8.5 या 7.5 से सबसे ज़्यादा के लिए 7.5 से 8.5, 7 यहाँ लिखा मैंने है 7.5 से 8.3 होता है। जो अग्नाशयी रस का स्राव होता है, अग्नाशयी रस को हम पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, है ना, क्योंकि ये सहायक है, क्योंकि अग्नाशयी रस को कहते हैं पूर्ण पाचक रस कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। आज भी पूछे कि सहायक आहार किसे कहते हैं? तो सहायक आहार जो है विटामिन को कहते हैं, सहायक आहार विटामिन को कहते हैं और पूर्ण पाचक रस हम अग्नाशयी रस को कहते हैं। सहायक आहार विटामिन को कहते हैं और पूर्ण आहार दूध को कहते हैं और पूर्ण पाचक रस को कहते हैं। तो अग्नाशयी रस को कहते हैं, है ना। इंग्लिश में शायद इसको पैंक्रियाज कहते हैं। इसमें अमाइलेज, लाइपेज, ईस्टरेज तथा प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है? तो पूर्ण पाचक रस में। और पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं? तो अग्नाशयी रस को कहते हैं, है ना। तो डायरेक्ट आप से बात कहें कि अग्नाशयी रस में क्या होता है? तो अग्नाशयी रस में एमाइलेज, लाइपेज, ईस्टरेज तथा प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन पाया जाता है। किसमें? अग्नाशय में। मैंने बताया था आपको जहाँ पे लास्ट में ना आएगा वो कहाँ से निकलेगा? अग्नाशय से। अग्नाशय, एमाइलेज, लाइपेज, ईस्टरेज तथा प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन पाया जाता है। अगर बात कर लेते हैं कि प्रोटीन पाचक एंजाइम ये सब कहाँ से निकलते हैं, तो आपको जिससे मैंने बताया आपको कि पेप्सिन और रेनिन,
आपको मैंने पहले पढ़ाया था, ये किससे निकलते हैं? आमाशय में निकलते हैं। आमाशय में कहाँ निकलते हैं? तो जठर रस या गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। और मैंने बताया आपको ट्रिप्सिन ना आया तो कहाँ निकलेगा? अग्नाशय से निकलेगा। तो ये अग्नाशयी रस का एक भाग है, जो रस में एमाइलेज, लाइपेज, ईस्टर प्रोटीन पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है। इरिप्सिन बात कर लेंगे। इरिप्सिन जो है छोटी आंत से निकलता है। इरिप्सिन कहाँ निकलता है? तो इरिप्सिन जो है छोटी आंत से निकलता है। तो पेप्सिन और रेनिन कहाँ निकलता है? तो जठर रस से निकलता है। वो भी कहाँ निकलता है? मतलब पेप्सिन और रेनिन आमाशय से निकलता है। और आमाशय में कहाँ निकलता है? तो आमाशय में जठर रस से निकलता है। और ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय से निकलता है। और इरिप्सिन छोटी आंत से निकलता है। अगर बात कर लें कि ग्लूकोज का भंडारण कहाँ होता है, तो ग्लूकोज का भंडारण या स्टोर जो है यकृत में होता है। थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए जो शर्करा होता है, कुछ हमने खाया तो जो उसका पाचन होता है वो ग्लूकोज रूप में होता है ना। कुछ भी हमने खाया तो उसका जो पाचन होता है क्या बना? ग्लूकोज बना। और ग्लूकोज का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। उसके बाद रक्त में जाता है, फिर रक्त से कहाँ जाता है? यकृत में जाता है। अब यकृत से गया, अब उसके बाद जो हम खाना खाते हैं तो उसके बाद बीटा कोशिका में क्या पाया जाता है? इंसुलिन पाया जाता है। बीटा कोशिका में क्या पाया जाता है? इंसुलिन पाया जाता है। तो जो इंसुलिन करता है वो क्या करता है? वो है ना ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। इंसुलिन जो है क्या करता है? इंसुलिन जो है हमारे बीटा कोशिका से हमारे इंसुलिन हार्मोन का छिड़ाव होता है। यह जो है ग्लूकोज जो बना है यकृत से ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित किया जाता है ना। और यह जो हमारे यकृत में संचित होता है किसमें? ग्लूकोज या ग्लाइकोजन के रूप में। तो यकृत में संचित भी तो ग्लाइकोजन के रूप में होगा। इंसुलिन जो है हमारा करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करके यकृत में स्टोर कर देता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ग्लूकोज का भंडारण या ग्लूकोज का स्टोर कहाँ होता है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ रहा है कि यकृत में जो ग्लूकोज हो रहा है इसका भंडारण या स्टोर कहाँ पे होता है? तो यकृत में होता है। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? तो हमारा ये इंसुलिन ही बदलता है, जो बीटा कोशिका में पाया जाता है। ये क्या है? जब खाना खाया जब, और जब भूख लगती है जिससे खाना नहीं खाया जाता है, तो जो स्टोर है यकृत में ग्लाइकोजन या पुनः ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में पुनः जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। कौन करता है? ग्लूकेगान, है ना। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कौन करता है? तो ग्लूकेगान करता है।